वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड ऑल द क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 सिविक्स का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग। ओके, तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? पावर के बारे में पढ़ने वाले हैं और पावर को कैसे शेयर करा जाता है उसको पढ़ने वाली है। ठीक है, अब कहाँ की पावर की बात हो रही है? ये गाइज, ये देश को चलाने की पावर की बात हो रही है इस चैप्टर में। देखो कोई भी देश होते हैं, ठीक है, आप कोई बहुत छोटा सा देश इमेजिन कर लो या बहुत कोई बड़ा सा देश इमेजिन कर लो जिसमें बहुत सारा उसका एरिया है। ठीक है, कोई भी देशों उन्हें चलाने के लिए पावर की यानी कि सत्ता की जरूरत होती है। एंड हमारे यहाँ पे क्या होता है, देखो कि जितनी भी पावर होती है यूजुअली सभी कंट्रीज में क्या करते हैं कि हम पावर को ना डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, रूल करने की जो ताकत होती है उसको डिवाइड कर देते हैं। रिसेंट ईयर्स हमने डेमोक्रेसी पढ़ के आए हैं। हम डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी होता है कि हम अपने लीडर्स को खुद चुन सकते हैं। ठीक है, और फिर वो हमारे लिए डिसीजन लेते हैं। बट क्या हम सारी की सारी पावर डिसीजन लेने की एक ही लीडर को दे देते हैं? नहीं ना, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम उस पावर को डिवाइड करते हैं जिससे लीडर्स जो हैं उनके ऊपर भी एक दूसरे के ऊपर चेक हो, वो भी एक दूसरे के ऊपर देख पाए, कोई भी अपनी पावर का मिसयूज ना करे। जैसे क्या हमने क्या कहा कि हम डेमोक्रेसी रख रहे हैं, तो क्या हम सारी पावर प्रेसिडेंट को दे दें? नहीं, अगर हम सारी पावर प्रेसिडेंट को दे देंगे तो हो सकता है प्रेसिडेंट अपनी पावर का मिसयूज करे और डिक्टेटर टाइप बन जाए। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ ही नहीं हर एक कंट्री में यूजुअली क्या करा जाता है कि जो पावर होती है डिसीजन बनाने की, अब एक देश कैसे चलता है, कितने सारे डिसीजन लेने होते हैं देश को चलने में कि क्या लॉज लगेंगे, कहाँ टैक्स लगेगा, क्या क्या होगा। तो उस सब के लिए क्या होता है, हम ना सिस्टम बनाते हैं जिससे पावर को अच्छे तरीके से शेयर करा जाए और कोई उस पावर का मिसयूज ना करे, तो एक दूसरे के ऊपर चेक किया जाए। ठीक है, तो ये होता है पावर शेयरिंग। तो आपको पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली में पावर शेयर क्यों करी जाती है। ठीक है, जिससे कि किसी भी एक इंसान के हाथ में ज्यादा पावर ना आ जाए और वो उस पावर का मिसयूज ना करे। ठीक है, तो ऐसी ही कहानी हम समझेंगे कि पावर को शेयर करना और सही तरीके से शेयर करना कितना जरूरी है। अगर नहीं होगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और अगर होगी तो वो एक एग्जाम्पल सेट कर सकती है। दो देशों के थ्रू हम ये एग्जाम्पल समझेंगे। पहला देश है बेल्जियम। ठीक है, ये जो देश है काफी छोटा सा देश है। इसका एरिया कंपेयर करा गया हमारी बुक में, जो हमारा हरियाणा स्टेट है ना, बिल्कुल उसके हिसाब का ही मान। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ फोटो में छोटा सा देश है बट काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अब जरूरी थोड़ी है कि ऐसा नहीं है कि कोई जगह छोटी सी है तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो सकते, एरिया कम है। तो अब हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं और न्यूक्लियर फैमिली में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। दो भाई बहन मिलकर भी लड़ सकते हैं और बहुत सारे भाई बहनों तब भी लड़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई छोटा एरिया तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, नहीं, छोटा सा एरिया बट फिर भी यहाँ बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। बट ये लोग जो हैं अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को बहुत समझदारी से सॉल्व कर लेते हैं और उसका एग्जांपल आज पूरे दुनिया में देखा जाता है कि देखो भैया बेल्जियम ने क्या मॉडल फॉलो करा था। वहीं पे अगर हम बात करें दूसरे देश की, वो कौन सा देश है? श्रीलंका है गाइस, हमारा पड़ोसी देश, आइलैंड नेशन श्रीलंका। यहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट आता है पावर को शेयर करने को लेकर। बट यहाँ पे ये लोग प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते और यहाँ हो जाता है सिविल वॉर, हो जाती है बहुत बड़ी लड़ाइयाँ। तो इस चैप्टर के थ्रू हमें सीख मिलेगी कुछ ऐसे सॉल्यूशन की, कुछ लोग जिन्होंने समझदारी से काम लिया और कुछ लोग जो है उसको नहीं इंप्लीमेंट कर पाए। ये हमसे सिंपल, तो मान लो यार तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, शेयर करना है ना, मैं तो शेयरिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, शेयरिंग करनी है। ठीक है, तो शेयरिंग कैसे होती है भैया? शेयरिंग करने के लिए आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा। जैसे या फिर अगर लड़ाई करोगे तो वो चीज़ जो है एंड हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में तुम्हें छोटा सा दूं, मैंने लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल दिया था, भाई तुम्हारे घर में पिज्जा है, पिज्जा का आखिरी पीस बचा है। ठीक है, तुम और तुम्हारा भाई दोनों उस पिज्जा को खाना चाहते हो। ठीक है, या तुम दोनों बहनें हो अगर वॉटेवर, ठीक है, तो दोनों उस लास्ट पीस को खाना चाहते हो। अब या तो ये है कि तुम दोनों लड़ने शुरू हो जाओ कि हाँ मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। ठीक है, तब इतनी देर में क्या होगा, या तो कोई घर का बड़ा जना आ जाएगा और वो से लेकर चला जाएगा, या तुम्हारा पिज्जा ठंडा हो जाएगा। ठीक है, फिर किसी का खाने का मन नहीं करेगा। या फिर आप ये कर सकते हो, दोनों भाई बहन या दोनों बहन जो भी इस पिज्जे के पीस के लिए लड़े थे कि ठीक है भैया हम एक काम करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं बीच में से और शेयरिंग इज केयरिंग का कॉन्सेप्ट समझ के जो है एंड करते हैं इस बात को। तो ये होता है सॉल्यूशन। या तो तुम लड़ो और जो है अपना ही नुकसान करो, या फिर तुम शेयरिंग इन केयरिंग के कॉन्सेप्ट को समझ के जो है स्मूथली अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सको। तो यही चीज़ हम समझेंगे कि बेल्जियम वाले जो हैं वो कौन से भाई बहन हैं, वो कौन से भाई भाई हैं, वो हैं जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम का कैसा सॉल्यूशन निकाला। ठीक है भाई, हम डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ठीक है। बट वहीं पे श्रीलंका ये कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाई और श्रीलंका में हो जाता है सिविल वॉर। ठीक है, सिंपल, कीप इट सिंपल। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले अभी मैंने आप लोगों को बेल्जियम से तो इंट्रोड्यूस करा दिया है। अब चैप्टर में हम अब पता चलेगा बेल्जियम के बारे में। बहुत सुंदर देश है, आप फोटो से देख सकते हो आप। ये है हमारा प्यारा सा छोटा सा बेल्जियम। कहाँ है? एक छोटी सी कंट्री है। कहाँ पे है? यूरोप में है। इसका जो बॉर्डर है काफी सारी और कंट्रीज के साथ में लगता है। कौन कौन से देश है भाई? बड़े बेहतरीन देश है इसके आसपास में। एक हो गया फ्रांस, ठीक है,
एक हो गया लुक्सेमबर्ग। लुक्सेमबर्ग एक बहुत ही अमीर देश है, ठीक है, बहुत छोटा है लुक्सेमबर्ग भी, बट बहुत अमीर देश है। तो कई बार एग्जाम में, भैया आपकी बार तुम्हारे एग्जाम में 1 मार्कर भी आ रहे हैं, शॉर्ट भी आ रहे हैं, तो 1 मार्कर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताओ भैया बेल्जियम कौन कौन सी कंट्रीज के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। तो ये चारों मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो, जिससे तुम कभी ना भूलो, 1 मार्कर के लिए कभी तुम्हें ये लर्न ना करना पड़े, ठीक है। तो कौन कौन सी कंट्रीज से जो है ये बॉर्डर शेयर करता है? फ्रांस, लुक्सेमबर्ग, जर्मनी, नीदरलैंड से शेयर करता है बॉर्डर बेल्जियम। और बेल्जियम की अगर पॉपुलेशन की बात करोगे तो पॉपुलेशन 1 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा है, और ये पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्या कॉम्प्लेक्स है इसमें? इसकी एथनिक कॉम्पोजिशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब ये एथनिक वर्ड मतलब अगर जान लोगे तो समझ जाओगे कि भैया क्या कॉम्प्लेक्स हो रहा था इस बेल्जियम में। तो एथनिक वर्ड मतलब होता है डिवीजन बेस्ड ऑन कल्चर, यानी कि देखो जब हम सोसाइटी में डिवीजन कर देते हैं ना बेस्ड ऑन द कल्चर, यानी कि एक पूरा इतना बड़ा सा ग्रुप है, इतने सारे लोग रह रहे हैं, उसमें हमने कहा ये लोग कल्चर, इस कल्चर को फॉलो करें तो दीज आर पीपल ए। हमने कहा ये इस पर्टिकुलर कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, ये ए है, ठीक है, ये कल्चर ग्रुप ए हो गया। फिर हमने कहा ये दूसरे कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, हमने उनका एक बी ग्रुप बना दिया, हमने कहा ये दूसरा ग्रुप हो गया। फिर एक लोग हैं जो किसी और कल्चर को फॉलो करें, हमने उनका तीसरा ग्रुप बना दिया। इस तरीके से जब हम सोसाइटी में लोगों के कल्चर के बेसिस पे उनको डिवाइड कर देते हैं ना, उसको हम कहते हैं एथनिक कॉम्पोजिशन। अब इस कल्चर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे हमने कल्चर में शायद लैंग्वेज को कंसिडर कराओ कि लोग जो है सेम टाइप की भाषा बोल रहे हो, उस पर हमने डिवीजन कर दिया। लोग सेम टाइप का लाइफस्टाइल है उनका, उनके बेसिस पे हमने डिवीजन कर दिया। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस तरीके से हमने बेल्जियम का डिवीजन पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। यहाँ पे हम कौन सा एथनिक ग्रुप पढ़ने वाले हैं जिसका डिवीजन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। हम देखेंगे कैसे जो हमारा पूरा बेल्जियम है वहाँ पे 3 प्रकार के लोग रह रहे हैं, 3 प्रकार के एथनिक ग्रुप्स है। यानी कि पहला एथनिक ग्रुप है जो फ्रेंच भाषा बोल रहा है, दूसरा एथनिक ग्रुप है जो हमारा जर्मन भाषा बोल रहा है, तीसरा एथनिक ग्रुप है जो डच भाषा बोल रहा है, ठीक है। 3 टाइप के एथनिक ग्रुप्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और क्यों उनके बीच में प्रॉब्लम अराइज होती है ये समझेंगे। अब एक छोटी सी बात आप और समझ लो, जो अगर आप एनसीईआरटी की ये डेफिनेशन पढ़ोगे तो कंफ्यूज मत होना। देखो यहाँ पे लिखा है कि जो एथनिक ग्रुप होते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि वो एथनिक ग्रुप का हमेशा सेम रिलीजन हो और सेम नेशनैलिटी, यानी कि वो सेम रिलीजन के हो या फिर वो सेम नेशन यानी कि वो सेम कंट्री के हो, तो सेम रिलीजन के हो। ये मैं आपको इजीली समझा देती हूँ। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि बेल्जियम में हम पढ़ेंगे 3 एथनिक ग्रुप। पहला एथनिक ग्रुप हम पढ़ेंगे फ्रेंच बोलने वाला, दूसरा हम पढ़ेंगे कौन सा, जर्मन बोलने वाला, तीसरा हम पढ़ेंगे डच बोलने वाला। तो इसमें से मैं पहले एथनिक ग्रुप को कंसिडर कर रही हूँ जो एथनिक ग्रुप फ्रेंच भाषा बोल रहा है, ठीक है। तो क्या फ्रेंच भाषा सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन लोग बोलेंगे? नहीं गाइस, ऐसा भी हो सकता है कि फ्रेंच भाषा कुछ क्रिश्चियन लोग बोल रहे हो, फ्रेंच भाषा शायद कुछ हमारे कौन से लोग बोल रहे हो, फ्रेंच भाषा शायद कुछ मुस्लिम लोग बोल रहे हो, और ऐसा भी हो सकता है कुछ फ्रेंच भाषा जो है ज्यूज़ लोग बोल रहे हो, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है फ्रेंच भाषा सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन लोग ही बोल रहे होंगे। तो ये रिलीजन बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ बाहर के देशों में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग रहते हो कहाँ पे, बेल्जियम में, जो हिंदू और वो फ्रेंच भाषा बोल रहे हो। एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो ज़रूरी नहीं है, ये जो हमने डिवीजन करा इसमें रिलीजन भी मैटर करता हो। तो एथनिक जो है ना, ये एथनिक वर्ड, ये जो सोसाइटी में एथनिक बेसिस पे डिवीजन होता है, ये काफ़ी वैरायटी ऑफ टाइप पे हो सकता है। काफ़ी ये ना डीप कॉन्सेप्ट है, बड़े होगे तो और अच्छे से समझोगे। अभी आप ये समझ लो कि इस चैप्टर में हम जितना भी डिवीजन पढ़ेंगे ना, आगे अभी हम उसका भी पढ़ेंगे, श्रीलंका का भी, वहाँ पे भी हम यही देखेंगे कि किस तरीके से लैंग्वेज के बेसिस पे हमने एथनिक ग्रुप्स को स्टडी करा और इन एथनिक ग्रुप्स में कितनी प्रॉब्लम आती है। बट बेल्जियम प्रॉब्लम को कैसे सुलझाता है और श्रीलंका कैसे सुलझाता है, ये आपको मान के चलना है। तो एथनिक मतलब डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, यानी कि अब ये फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, इनका कल्चर क्या था, सेम था, सेम टाइप की भाषा बोल रहे थे, सेम टाइप का इनका पहनावा था, वही बड़ी बड़ी पार्टीज में जा रहे थे, ब्रेड खा रहे थे एंड ऑल दैट, ठीक है। तो आगे हम इसी चीज को पढ़ते हुए चलेंगे। तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम। ओके गाइस, तो एथनिक बेसिस पर डिवीजन आप समझ गए। तो अब पढ़ते हैं बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन थी कैसे और क्यों यहाँ प्रॉब्लम अराइज हुई थी। तो अगर हम बेल्जियम के एथनिक कॉम्पोजिशन की बात करें तो यहाँ पे 3 लैंग्वेज बोलने वाले लोग रह रहे थे पूरे बेल्जियम का। आप ये मैप देख लीजिए। इसमें अगर हम बात करें, इसका जो फ्लेमिश रीजन है जो नॉर्थ में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 59% लोग थे जो डच भाषा बोलते थे। और यहाँ सदर्न रीजन अगर आप देखोगे, जिसको वलोनिया रीजन बोला जाता है, यहाँ पे 40% लोग ऐसे थे, यानी कि 40% लोग ऐसे थे जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। और 1% बाकी बीच का जो आप देख सकते हो, ये जर्मन भाषा बोल रहा था। तो अगर हम पूरे बेल्जियम की बात करें तो मेजॉरिटी में कौन रहा, मेजॉरिटी में रहा डच भाषा बोलने वाले लोग, और माइनॉरिटी में कौन आ गए, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग। मेजॉरिटी मतलब ज़्यादा कौन है, 59 ज़्यादा है ना, 59%। तो मेजॉरिटी में पूरे देश में, पूरे बेल्जियम की अगर मैं बात करूँ तो डच भाषा
भाषा बोलने वाले लोग मेजॉरिटी में और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग माइनॉरिटी में। बट गाइज ऐसी सिचुएशन इनकी कैपिटल सिटी में नहीं थी। इनकी कैपिटल सिटी क्या है, पूरा का पूरा बेल्जियम देश तो देख लेना, इनकी कैपिटल सिटी देखो, इनकी कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स। जैसे इंडिया की कैपिटल सिटी कौन सी है बता देना जरा मुझे कमेंट सेक्शन में, इंडिया की कैपिटल सिटी कौन सी है। वैसे बेल्जियम की कैपिटल सिटी मैं आपको बता देती हूँ, ब्रुसेल्स। अब यहाँ ब्रुसेल्स में सीन अलग चल रहा था, वहाँ पूरे के पूरे देश में तो मेजॉरिटी में थे डच, बट यहाँ इस कैपिटल सिटी के अंदर जो डच लोग थे वो माइनॉरिटी में थे। सिर्फ 20% डच थे, डच भाषा बोलने वाले, इसलिए डच लोग बोल रही हूँ मैं, और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग 80% थे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मेजॉरिटी में वैसे पूरे देश में तो डच लोग ही हैं। फिर क्यों प्रॉब्लम आ रही थी, प्रॉब्लम मैं आपको बताती हूँ क्यों आ रही थी। क्योंकि ये जो फ्रेंच भाषा बोलते थे ना लोग, ये फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग बहुत अमीर थे, बहुत ज़्यादा रिच थे और बहुत ज़्यादा पावरफुल थे सोसाइटी में। ठीक है, अब ये इतने पावरफुल थे तो जैसे होता है ना कि अमीर लोग होते हैं इनकी माइनॉरिटी में होते हैं, वैसे ये इनकी पॉपुलेशन कम होती है। चलो ब्रुसेल्स के अंदर तो ये मेजॉरिटी में थे तो उससे और प्रॉब्लम बढ़ गई थी। तो जो ये अमीर थे फ्रेंच के लोग, ठीक है, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग अमीर थे और ये काफ़ी सोसाइटी के अंदर ना पूरे के पूरे बेल्जियम के अंदर ये काफ़ी डोमिनेटेड ऐसा लगता था इनको। क्यों? क्योंकि इन पर पैसा है, भैया पैसा तो बोलता है, तुम्हें पता ही है। तो ये काफ़ी डोमिनेटेड रहते थे फ्रेंच लोग, काफ़ी ज़्यादा इन पर पैसा है, एजुकेशन भी इनके पास बहुत अच्छी है, तो इन्हें सोसाइटी के सारे बेनिफिट्स मिल रहे थे। इस बात से डच भाषा बोलने वाले लोग बहुत परेशान हो रहे थे, वो रिसेंट कर रहे थे। रिसेंट मतलब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि क्यों भैया हम तो पूरे देश में मेजॉरिटी में हैं, फिर हमारे पे पैसा क्यों नहीं आ रहा है, हमें अच्छी एजुकेशन क्यों नहीं मिल रही है। इनको ऐसा लग रहा था कि ये जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं इनको सिस्टम के बेनिफिट्स जल्दी मिल गए, यानी कि इनको अच्छे तरीके से एजुकेशन मिली, इनको डेवलपमेंट का फ़ायदा जल्दी मिला है, हमें नहीं मिला। जैसे हम कहते हैं ना कि जो गरीब लोग होते हैं उन तक जो है ना फ़ायदे नहीं पहुँच पाते हैं, सिस्टम का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिस तरीके से होता है उनको उसके बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। तो सिंपल तरीके से डच लोगों के मन में भी यही भाषा आ रही थी, भैया ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फ़ायदा तो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों को बहुत मिल रहा है, एक तो ये माइनॉरिटी में है पूरे देश में, बट वहाँ ब्रुसेल्स में ये मेजॉरिटी में बन के बैठे हैं, इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनके आ रहा है, हमारे इतना नहीं रहा। तो इनके मन में परेशानी हो रही थी और इसी परेशानी की वजह से 1950 से 1960 में बेल्जियम में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहता है। ठीक है, जैसे आप छोटा सा फैमिली का ही लेके चल लो इसका एग्जाम्पल, कि फैमिली में अगर छोटी सी बात पे प्रॉब्लम आती है तो धीरे धीरे लड़ाई होने की संभावना हो जाती है। वैसे ही यहाँ पे भी ऐसा ही चल रहा था, टेंशन हो रही थी। बट उस टेंशन को हमारा जो है ये बेल्जियम कैसे सॉल्व करेगा ये हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद ब्रेक के बाद। और ये जो टेंशन थी ना, ये बेल्जियम का जो ये कैपिटल सिटी थी वहाँ बहुत एक्सीड हो रही थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी में भी थी फ्रेंच और अमीर भी थे फ्रेंच, तो वो जो ब्रुसेल्स के डच लोग थे वो और ज़्यादा परेशान थे। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे कि भैया इस परेशानी का वो हल कैसे निकालते हैं। उससे पहले चलते हैं हम अगली कंट्री पे जिसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका है हमारा पड़ोसी देश, आइलैंड नेशन, कुछ किलोमीटर दूर है तमिलनाडु से। और जो है श्रीलंका का अब एथनिक कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं, या श्रीलंका में किस टाइप के भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं पहले ये देखते हैं, और वो कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं श्रीलंका में हम ये भी देखेंगे। ठीक है, तो आप पूरा ये मैप देख लो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा और मैं सिंपल भाषा में आपको बता देती हूँ। तो मेजर जो है हमारा सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं श्रीलंका में, और दूसरे हैं तमिल भाषा बोलने वाले। ठीक है, जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो मेजॉरिटी में है 74%, तमिल बोलने वाले माइनॉरिटी में है सिर्फ 18%। ठीक है, जो सिन्हाला बोलते हैं वो ज़्यादातर बुद्धिस्ट हैं, तो इनका रिलीजन भी बता रखा है गाइज, ये ज़्यादातर बुद्धिस्ट हैं। और अगर हम तमिल लोगों की बात करें तो ये दो टाइप में है। ठीक है, ये लोग जो है हिंदू भी है और मुस्लिम भी है, ये हिंदू भी है और मुस्लिम भी है। ठीक है, अब एक और चीज़ है ये तमिल भाषा बोलने वाले लोगों में जो मैंने यहाँ लिखी है, जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं ना, इनमें से 13% ऐसे हैं जो श्रीलंकन तमिल है। श्रीलंकन तमिल मतलब कि इनके पूर्वज जो है श्रीलंका में ही पैदा हुए थे और ये श्रीलंका में बहुत सदियों से इनके जो पूर्वज हैं वो भी श्रीलंका में ही रहते थे। और इसमें से 5% ऐसे हैं जो इंडियन तमिल है। इंडियन तमिल मतलब यानी कि वो जिनके पूर्वज यानी कि जो फोर फादर्स है जो इंडिया से बेसिकली आप बोलो तमिलनाडु और ये हमारा साउथ से माइग्रेट करके गए थे श्रीलंका प्लांटेशन के लिए। पहले ज़माने में ब्रिटिशर्स के ज़माने में आते प्लांटेशन होती थी चाय की, कॉफ़ी की एंड ऑल दैट, अभी भी होती है आई मीन टू से, बट तब वो माइग्रेट करते थे लोग। तो बहुत पुराने ज़माने में बहुत सारे तमिल्स थे इंडिया से जो माइग्रेट करके श्रीलंका चले गए थे जॉब के लिए, प्लांटेशन के लिए। ठीक है, तो वो प्लांटेशन के लिए वहाँ गए और सदियों दर सदियाँ वहीं रहना शुरू कर दिए। तो ऐसा कहने लगे कि ये इंडियन तमिल है क्योंकि इनके पूर्वज इंडियन थे और कुछ है श्रीलंकन तमिल। ठीक है, तो ये बोर्ड पे से ये सब मिटा के आपको दिखाई दे जाएगा ये वाला। तो यहाँ पे सिन्हाला स्पीकर 74% है और तमिल स्पीकर्स कितने हैं, हमारे तमिल लैंग्वेज के स्पीकर्स है 18%। ठीक है, कितने हैं 18%।
और इस 18% में से श्रीलंकन तमिल कितने हुए गाइस? हमारे 13% आपके श्रीलंकन तमिल है और 5% है इंडियन तमिल, यानी कि जिनके फोर फादर्स इंडियन है। अगर मैं आपको रिलीजन की बात बताऊं तो सिन्हाला लोग ज़्यादातर बुद्धिज़्म फॉलो कर रहे थे, तमिल लोग हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। अब एक और रिलीजन भी फॉलो होता है श्रीलंका में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम और बुद्धिस्ट ही है। एक और रिलीजन है क्रिश्चियनिटी भी फॉलो होती है। 7% लोग हैं जो क्रिश्चियन हैं, और अगर इनको पूछा जाए कि कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं ये, तो ये तमिल भाषा भी बोलते हैं और ये सिन्हालीज भाषा भी बोलते हैं। तो ये एक मैप देख लो, इससे सब क्लियर हो जाएगा। सिन्हाला वाले ज़्यादातर बुद्धिस्ट हैं, तमिल स्पीकिंग इंडियन भी है, श्रीलंकन भी है, और ज़्यादातर ये हिंदू और मुस्लिम है। क्रिश्चियनिटी फॉलो करने वाले 7% लोग हैं जो तमिल स्पीकिंग भी है और जो सिन्हाली स्पीकिंग भी है। ये पूरा इनका एथनिक कॉम्पोजिशन, सोशल ग्रुप हमने पढ़ लिया। अब गाइस एक चीज़ तो आपको बहुत सबसे पहले दिखाई दे गई है, वो क्या है कि सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग यहाँ मेजॉरिटी में है, ठीक है। और यही करते हैं सिन्हाला बोलने वाले लोग, क्योंकि ये मेजॉरिटी में थे तो ये अपनी पावर का फ़ायदा उठाते हैं, और आगे चल के जब इन्हें इंडिपेंडेंस मिल जाती है, जब ये गवर्नमेंट बनाते हैं, तो ये क्या करते हैं, बहुत डोमिनेट करते हैं तमिल स्पीकिंग लोगों को, जो अब हम पढ़ते हैं अगले टॉपिक में, मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना कि वो लड़ाई होगी और एक लड़ाई का सॉल्यूशन अच्छे से निकालेंगे, दूसरे वालों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो प्रॉब्लम कौन फेस करता है? श्रीलंका करता है। श्रीलंका में क्या होता है, जैसे हमने देख लिया मेजॉरिटी में थी सिन्हालीज। श्रीलंका को आज़ादी मिलती है 1948 में, इंडिया के 1 साल बाद श्रीलंका आज़ाद हो जाता है। श्रीलंका के लोगों ने अपनी गवर्नमेंट बनाई, किसकी? श्रीलंकन गवर्नमेंट बनाई। बट उस गवर्नमेंट में सिन्हाला लोग लीडर्स बहुत ज़्यादा थे। क्यों थे गाइस? सिंपल देखो, सिन्हाला लोग कितने ज़्यादा है मेजॉरिटी में, देखा कितने सारे सिन्हाली स्पीकिंग लोग, 74%। इंडियन वाले सिर्फ 18%, या आपको तमिल वाले सिर्फ 18%। तो इसका फ़र्क वहाँ गवर्नमेंट में भी दिखने लगा। और जब सिन्हाला लोग गवर्नमेंट में आ गए, सारे के सारे लीडर्स, देखा भैया गवर्नमेंट में तो सिन्हालीज ज़्यादा हैं, तो उन्होंने क्या करा वहाँ पे, उन्होंने मेजॉरिटेरियनिज्म को फॉलो करा। अब ये मेजॉरिटेरियनिज्म क्या है? ये एक सोच है। इस सोच में क्या होता है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी क्या सोचती है कि हम मेजॉरिटी में हैं, तो वो यूजुअली क्या करते हैं, अपनी मेजॉरिटी कम्युनिटी को फेवर करते हैं। फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसका करते हैं? मेजॉरिटी कम्युनिटी का करते हैं। उनके लिए प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ लगाते हैं, कि उनके लिए फ़ायदे के लिए पॉलिसीज़ लगाते हैं, उनको ज़्यादा महत्वता दी जाती है, और जो माइनॉरिटी है उसको दबाया जाता है। ये होता है मेजॉरिटेरियनिज्म, सिंपल सा। यही चीज़ मेजॉरिटी जो थी हमारे श्रीलंका की सिन्हाला स्पीकिंग, वो फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जब गवर्नमेंट बन जाती है, गवर्नमेंट में सिन्हाला लोग ज़्यादा होते हैं, तो वो क्या मेजॉरिटेरियनिज्म मेजर्स श्रीलंका में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो आती है हमारे श्रीलंका में, वहाँ सिन्हाला की सुप्रीमेसी मतलब वो अपना सुप्रीम समझने लगते हैं अपने आप को, उनका डोमिनेशन हो जाता है। तो वो आने के बाद कुछ ऐसे मेजर्स लगाते हैं, कुछ ऐसे लॉज बना देते हैं जिससे तमिल लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और उन्हें बहुत बुरा भी लगता है। क्या? सबसे पहला देखो ये लोग क्या करते हैं, ये 1956 में, डेट याद रखना, सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं। तो तमिल वालों को सोचो कैसा लगा, उन्हें बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो तो तमिल स्पीकिंग तब श्रीलंका में खाली सिन्हाली थोड़ी रह रहे थे, सिन्हाली भाषा बोलने वाले तमिल भी तो रह रहे थे, तमिल भाषा बोलने, तो उन्हें काफ़ी बुरा लगता है। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करा और कहा द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज़्म, यानी कि वो जो उनकी स्टेट है वो बुद्धिज़्म रिलीजन को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगी। तीसरी चीज़ जो हुई इसकी वजह से वो क्या थी, ये लोग क्या करते थे, जितनी भी पॉलिसीज़ होती थी ना वो बनती थी सिन्हालीज के लिए प्रेफर करा जाता था। जैसे अगर कोई जॉब लेने जाता था, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, तो अगर उनके रिज्यूमे पे अगर लिखा है ना सिन्हाला भाषा बोलने वाले हैं या बुद्धिस्ट है, तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, चाहे तमिल बोलने वाला उनसे ज़्यादा एजुकेटेड और उनसे ज़्यादा क्वालिफाइड ही क्यों ना हो। तो इस तरीके के भेदभाव देखे जाने लगे उनकी सोसाइटी में, और ये सब देखते देखते जो तमिल लोग थे उनके मन में काफ़ी रेसेंटमेंट आ जाता है, ठीक है। तो इस सब की वजह से जो हमारे तमिल लोग थे वो काफ़ी एलियनेट फील करते हैं। एलियनेट मतलब अकेलापन और अलग फील करते हैं वो खुद को। उन्हें लगता है ये गवर्नमेंट हमारा साथ तो दे ही नहीं रही है, ये गवर्नमेंट जितनी भी पॉलिसीज़ बना रही है तो सिन्हाला लोगों के फेवर में बना रही है, इसलिए वो काफ़ी एलियनेट फील करते हैं। और उन्हें ये लगता है कि कोई भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उनका साथ नहीं दे रही है, क्योंकि ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी, इलेक्शन तो हो रहे थे ना, ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ में बुद्धिस्ट लोग थे, और जितने भी सिन्हाला लीडर्स थे वो सिर्फ सिन्हालीज लैंग्वेज और उनके कल्चर को लेकर ही ज़्यादा लॉज बनाते थे और उनको ही फेवर कर रहे थे। तमिल लोगों को डिसरिगार्ड करा जा रहा था, तो इसलिए वो लोग परेशान होते हैं। उन्हें लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है और गवर्नमेंट है वो उन्हें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रही है, उनको डिस्क्रिमिनेट कर रही है हर जोन में। जैसे मैंने आपको बताया कि तमिल लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी, सिन्हाला को प्रेफर करा जा रहा था, चाहे वो जॉब का एरिया हो और काफ़ी सारे एरियाज हो। तो अब भैया ऐसी सिचुएशन थी तो क्या होगा, ऐसा इतना सिचुएशन हो जाएगी तो कुछ उसका
रिएक्शन भी तो हो गई ना। ओके, तो रिएक्शन क्या होता है अब इस सब को लेकर तमिल पीपल का, क्योंकि वो जो थे गाइज उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो ऑब्वियसली वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, वो आवाज़ उठाते हैं। स्पेशली जो श्रीलंकन तमिल्स है वो पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं और स्ट्रगल्स लॉन्च करते हैं फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज, तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित करने के लिए। इवन वो एक रीजनल ऑटोनॉमी भी मांगते हैं। देखो बाय द 1980s बहुत सारी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी श्रीलंकन तमिल्स की, उन्होंने क्या डिमांड करा, उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड करा कि आप हमारी एक अलग स्टेट ही बना दो जिसका नाम हम रख देंगे तमिल ईलम बाय द 1980s। बट जो गवर्नमेंट थी वो उनकी एक बात नहीं सुनती है। वो कहते हैं कि आप हमारी अलग स्टेट बना दो, वो नहीं सुनती है। वो कहते हैं कि आप हमारे को जो है एजुकेशन की फील्ड में, जॉब की फील्ड में इक्वली ट्रीट करो। जो कोई भी बात होती है सिन्हालीज गवर्नमेंट उनकी कोई बात नहीं सुनती है। वाई आई एम सेइंग सिन्हालीज गवर्नमेंट, क्योंकि ज़्यादातर गवर्नमेंट में लीडर्स जो थे डोमिनेशन में मेजॉरिटी में सिन्हाला स्पीकिंग थे, इसलिए सिन्हालीज गवर्नमेंट उनकी एक नहीं सुनती है। इवन वो डिमांड करते हैं 1980s में कि उनकी जो है एक इंडिपेंडेंट तमिल ईलम, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया जाए जहाँ पे सभी तमिल लोग ले रहे होंगे, क्योंकि नदर्न और ईस्टर्न पार्ट में सबसे ज़्यादा तमिल स्पीकिंग थे। तो उन्होंने कहा हमारी अलग स्टेट कर दो, वहाँ हम अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना लेंगे, वहाँ हम देख लेंगे। वो कुछ नहीं मानते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, दोनों ही कम्युनिटीज़ के बीच में, श्रीलंकन भी तमिल भी हो गई, अपनी इंडियन तमिल भी हो गई और हमारी सिन्हाला स्पीकिंग भी होगी, उनके बीच में काफ़ी डिफरेंसेस आ जाते हैं, भेदभाव आ जाते हैं, मन में सबके जो है परेशानी आ जाती है। ठीक है, सब एक दूसरे से बहुत एलिनेटेड फील करने लगते हैं और उसके रिजल्ट क्या होता है, श्रीलंका में आ जाता है सिविल वॉर। श्रीलंका में क्या शुरू हो जाता है, डिस्ट्रस्ट। देखो एक ना माहौल कैसा बन जाता है, ट्रस्ट नहीं होता तमिल्स को, सिन्हालास पे ट्रस्ट नहीं है और सिन्हालास तो वैसे ही मेजॉरिटेरियनिज्म फॉलो करते थे, तो डिस्ट्रस्ट का माहौल बन जाता है पूरे के पूरे कंट्री के अंदर और सिविल वॉर छूट जाता है। ठीक है, और सिविल वॉर मतलब कि पूरे के पूरे नेशन में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। डेफिनेशन देख सकते हो सिविल वॉर की। और इस सिविल वॉर का क्या रिजल्ट पड़ता है, जो श्रीलंका की इकोनॉमी है, हर चीज़ पे श्रीलंका की इकोनॉमी हो गई, सोशल कल्चर, हर तरीके से जो है श्रीलंका पे इफेक्ट पड़ता है। और ये सिविल वॉर 2009 तक जाके सिचुएशन नॉर्मलाइज होती है श्रीलंका में। अभी की अगर आप श्रीलंका की सिचुएशन देखोगे तो अगेन अभी मैं ये चैप्टर बना रही हूँ 2022 में, इफ यू आर स्टडिंग इट राइट नाउ, तो अभी भी श्रीलंका में काफ़ी कुछ चल रहा है। बट अभी आप अपनी बुक के हिसाब से पढ़िए गाइज, अपने क्लास 10 स्टूडेंट्स। अभी इसी बुक का देखते हैं अभी हम इस चैप्टर को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो 2009 में जाके श्रीलंका की जो सिविल वॉर सिचुएशन होती है वो ठीक होती है, बहुत समय बाद जाके श्रीलंका ठीक होता है और उसके बाद काफ़ी समय तक सही चलता है। बट इस सब चीज़ों का जब सिविल वॉर है तो ऑब्वियसली श्रीलंका की इकोनॉमी पे काफ़ी इफेक्ट आया। ठीक है, तो आपने देखा कि जब श्रीलंका में जो हमारे माइनॉरिटी में थे तमिल, जब उन्होंने डिमांड करी कि भैया हमें रिप्रेजेंटेशन दो, हमारे साथ इस तरीके से भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो उनकी एक नहीं सुनी जाती और उस वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, एक सिविल वॉर हो जाता है। डन। अब हम पढ़ेंगे अपना सेकंड केस, जो मैंने आपको बताया ब्रेक के बाद पढ़ेंगे, दैट इज़ ऑफ बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम में मैं आपको सिंपल बताऊँ ना, क्या होता है कि दो अगर भाई बहन लड़े हैं, बहन और बहन, दो सिबलिंग अगर लड़ रहे हैं गाइज एक पीस ऑफ पिज्ज़ा पे, तो बेल्जियम में क्या हुआ कि दोनों ने आपस में क्या कर लिया, बंटवारा कर लिया। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, आधा हिस्सा तुम ले लो, आधा हिस्सा हम ले लेंगे, और बहुत ही पीसफुली उन्होंने आपस में कॉम्प्रो कर लिया। ठीक है, यही होता है हमारा बेल्जियम में, जब भी इसको कहा जाता है अकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में डच स्पीकिंग ने, फ्रेंच स्पीकिंग ने एक दूसरे की बात को समझा। जैसे डच वालों ने समझा कि ठीक है, हम अगर देश में मेजॉरिटी में है तो हम जो वो स्टेट है वहाँ माइनॉरिटी में है। कौन सी स्टेट उनकी, वो जो उनकी कैपिटल सिटी थी ना, वहाँ पे हम माइनॉरिटी में हैं। तो वो एक दूसरे की बात को समझते हैं और वो एक अकोमोडेशन करते हैं, वो एक कॉम्प्रो कर लेते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। द बेल्जियम लीडर्स टुक अ डिफरेंट पार्ट। बेल्जियम लीडर्स ने श्रीलंका के लीडर्स की तरह नहीं करा, उन्होंने एक सही पाथ निकाला अगर आप कह सकते हो। उन्होंने जो रीजनल डिफरेंसेस थे और कल्चर डाइवर्सिटीज थी उनको रिकॉग्निशन दी। 1970 से 1933 तक पढ़ो इसको, 19 डायरेक्ट 1 मार्कर क्वेश्चन आता है। 1970 से 1933 तक जो हमारी बेल्जियम की कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कितनी बार बदला जाता है गाइस, 4 बार बदला जाता है, जिससे कि एक ऐसा परफेक्ट अरेंजमेंट बना जाए जिसमें ये सभी प्रकार के लोग, जर्मन हो गए, फ्रेंच हो गए और डच लोग हो गए, वो सही तरीके से रह पाए। तो 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन बदली जाती है और क्या मेजर वो फाइनली अडॉप्ट करते हैं ये पढ़िए। सबसे पहले देखो इन्होंने क्या करा, ये देखो आप पॉइंट नंबर 1, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पता है आपको, जैसे हमारे यहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी है, हमारे यहाँ बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो इनकी जब सेंट्रल गवर्नमेंट बनी तो उसमें इन्होंने क्या करा कि डच स्पीकिंग वाले जो मिनिस्टर होंगे और जो फ्रेंच स्पीकिंग वाले मिनिस्टर इलेक्ट होके आएंगे वो इक्वल होंगे। ऐसा वहाँ श्रीलंका में नहीं हो रहा था। वहाँ श्रीलंका में क्या था, सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा थे, तो इलेक्ट होके जब लोग वोट डालेंगे तो सिन्हाला वाले लीडर्स ही तो ज़्यादा इलेक्ट होके गए। वहाँ प्रॉब्लम इसलिए आई, गवर्नमेंट में सिन्हाला बोलने वाले ज़्यादा आ गए थे, तो इसलिए इन्होंने एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी
वहाँ पे डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इक्वल होंगे। हमने क्या इंश्योर करा कि कोई भी सिंगल कम्युनिटी जो लॉज है वो यूनिलेटरी अकेले ना बना पाए। क्यों? वरना क्या होता गाइस, देखो आप, हमारा पूरा का पूरा अगर कंट्री की बात करी जाए तो वहाँ पे डच भाषा बोलने वाले ज़्यादा लोग थे, तो उनकी जो वो थे वो ज़्यादा थे, तो उनके डिसीजंस माने जा सकते थे। बट इन्होंने क्या करा कि डच लीडर्स और जो हमारे फ्रेंच लीडर्स है वो इक्वल प्रोपोर्शन में आएंगे। तो उससे क्या हुआ, जब कोई डिसीजन लेना होता तो फ्रेंच की भी बात सुनी जाती होगी और डच वालों की भी, क्योंकि दोनों की ही लीडर्स इक्वल नंबर में जो है वोट होके गए हैं वहाँ पे। ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या करा, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। बेसिकली इन्होंने फेडरलिज्म फॉलो करा। मैं आपको अभी अगले चैप्टर में भी पढ़ाऊंगी ये, जैसे गाइस हमारे इंडिया में होता है। हमारे इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, अभी बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट है, बट साथ ही के साथ हमारे यहाँ पे इतनी सारी स्टेट्स है, जैसे देयर इज यूपी, देयर इज बिहार, सो मेनी स्टेट्स। ठीक है। अब आपने देखा होगा हमारे यहाँ एक सेंटर की भी गवर्नमेंट होती है, सेंटर की गवर्नमेंट अपने लॉज बनाती है, और एक आपकी स्टेट गवर्नमेंट होगी जिनके आपके सीएम होते हैं और वो आपके लिए बहुत सारे लॉज बनाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट पे भी बहुत सारी पावर होती है। तो सेम गोज ऑन इन द बेल्जियम। बेल्जियम में भी ऐसे होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपने लॉज बना ही रही है, साथ ही के साथ ये स्टेट गवर्नमेंट भी बना देते हैं दोनों ही रीजन की। कौन से? वलोनिया रीजन और फ्लेमिश रीजन, दोनों की स्टेट गवर्नमेंट्स बना देते हैं। वो अपने हिसाब से देख के लॉज बनाएंगे। और उन्होंने ये भी कह दिया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सबऑर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स को भी अपनी पावर्स मिलेंगी, किस तरीके से उन्हें जो है अपने उस स्टेट को देखना है। यानी कि वलोनिया रीजन की अपनी स्टेट गवर्नमेंट होगी, वहाँ पे इलेक्ट होके अपने हिसाब से लोग जाएंगे, वो अपने उनके पास बहुत सारी पावर होंगी जिससे वो वलोनिया रीजन को चलाए। वैसे ही फ्लेमिश रीजन की अलग स्टेट गवर्नमेंट होगी, वहाँ पे जैसे फ्लेमिश रीजन में कौन से ज़्यादा लोग थे, फ्लेमिश रीजन में डच स्पीकिंग लोग ज़्यादा थे, तो वो उस हिसाब से अपने तरीके से लॉज बनाएंगे। बट अगर सेंटर एज अ होल की बात करो, जो पूरे बेल्जियम के लिए लॉज बनाने वाले हैं, तो उसमें तो डच और जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे वहाँ इक्वल थे। ठीक है। अब बात करते हैं गाइज ब्रुसेल्स की। तो इन्होंने 2 स्टेट गवर्नमेंट तो बना दी थी ना, वलोनिया की भी और हमारे फ्लेमिश रीजन की भी। अब बात करते हैं ब्रुसेल्स की, जो इनकी कैपिटल है। गाइज इन्होंने कैपिटल के लिए भी अलग गवर्नमेंट बना दी। इन्होंने कैपिटल के लिए गवर्नमेंट बना दी जहाँ पे फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग और डच भाषा बोलने वाले लोग इक्वल थे। जैसे स्टेट में करा था ना, पूरे कंट्री के अंदर करा था कि भैया कंट्री में तो डच भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा थे, फिर भी फ्रेंच और डच को इक्वल दिया था। वैसे ही यहाँ जो बेल्जियम की जो कैपिटल सिटी थी ब्रुसेल्स, वहाँ पे तो फ्रेंच बोलने वाला ज़्यादा थे, 80% थे, बट यहाँ पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया। फ्रेंच पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सपेक्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सिंपल बात है। फ्रेंच वालों ने कहा ठीक है भैया, हम कैपिटल में मेजॉरिटी में हैं, तब भी हम तुम्हें इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो डच वालों ने कहा ठीक है, तुम जो है हमें यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो हम तुम्हें पूरी कंट्री में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। बहुत बढ़िया से इनका सेटलमेंट हो जाता है। इस लाइन को पढ़ो। ओके, तो इस लाइन को समझ गए ना। फ्रेंच स्पीकिंग ने एक्सेप्ट कर ली इक्वल रिप्रेजेंटेशन ब्रुसेल्स में। उन्होंने कहा ठीक है, माइनॉरिटी में थे डच यहाँ पे, बट कोई बात नहीं, इक्वल रखते हैं। वैसे ही डच वालों ने कहा ठीक है, पूरी कंट्री में फ्रेंच वाले माइनॉरिटी में है, बट कोई नहीं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखते हैं, हमें चाहिए शांति। ठीक है, तो इन्होंने यही करा। उसके बाद एक थर्ड टाइप की गवर्नमेंट भी बनती है बेल्जियम में, जिसे बोला जाता है कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, तो हमने 2 टाइप की गवर्नमेंट पढ़ ली। नेक्स्ट एक और थर्ड टाइप की गवर्नमेंट ये बनाते हैं जिसको बोला जाता है कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब हमारे यहाँ बेल्जियम में कितने टाइप्स की कम्युनिटी हमने पढ़ी है? 3 कम्युनिटी थी, एक फ्रेंच, एक डच भाषा बोलने वाले और तीसरे जर्मन। तो यस, इन्होंने तीनों की अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट्स भी बना दी। क्यों? जिससे कि ये गवर्नमेंट उन पीपल के लिए काम कर पाए। क्या काम कर पाए? जैसे कुछ एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें हो गई, कल्चरल रिलेटेड चीज़ें हो जाएगी, उन चीज़ों पे लॉस कौन बनाएगी? कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएगी। तो अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अच्छे तरीके से शेयर देने के बाद, इक्वल रिप्रेजेंटेशन के बाद, इन्होंने एक और स्टेप लिया कि पूरे के पूरे बेल्जियम में हार्मनी रहे, यानी कि पीस रहे, लोग आपस में लड़े ना। तो इन्होंने एक तीसरे टाइप की गवर्नमेंट बनाई जिसको बोला गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट को फ्रेंच लोग इलेक्ट करते थे, डच कम्युनिटी गवर्नमेंट को डच लोग, जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट को जर्मन लोग। नो मैटर वो कहाँ रहते हैं, ठीक है, वो किसी भी एरिया में रह रहे हो, वही इनको इलेक्ट करेंगे। अब ये वाली गवर्नमेंट जो होती थी क्या लॉज बनाती थी? कल्चर से रिलेटेड। देखो फ्रेंच लोगों को ही तो पता होगा फ्रेंच वाला कल्चर, डच वाले जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उन्हें थोड़ी नॉलेज है फ्रेंच कल्चर की। तो जो फ्रेंच रिलेटेड कुछ कल्चरल राइट्स बनने होते थे, लैंग्वेज से रिलेटेड फ्रेंच के कुछ लॉज बनने होते थे, तो फ्रेंच वाले बनाते थे। ऐसे ही सबके लिए एजुकेशन, लैंग्वेज और कल्चर रिलेटेड इशूज़ कोई जनरेट हो या उन पे लॉज बनाने हो तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट काम करती थी। इकोनॉमिक स्फेयर में और पूरे देश के लिए जो लॉज बनने हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, वो सब काम तो उन्हीं का था हमारी।
सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का। बट अगर कोई लैंग्वेज, कल्चर या एजुकेशन के रिलेटेड अगर कोई लॉ या कोई इशू हो जाए, आपस में किसी में कोई बात आ जाए, तो उस बात को सॉल्व कौन करेगा? ये वाली गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो आपने देखा बेल्जियम ने कितने बढ़िया तरीके से मेजर्स लिए कि भैया उनके बेल्जियम में क्या है, शांति आ जाए, सभी कम्युनिटीज़ आपस में शांति से रह सकेंगे। ऐसा बेहतरीन इन्होंने सॉल्यूशन निकाला गाइस कि जो है अभी बेल्जियम को अगर हम देखें तो हम एक एग्जांपल देते हैं बाकी कंट्रीज़ को कि बेल्जियम का ने कितने अच्छे तरीके से अपना जो है सारे के सारे जो डिविजन्स थे, जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उनको सॉल्व कर लिया। तो सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बेल्जियम में नहीं बनी, उन्होंने सही रास्ता अपनाया। इवन यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो भी है हमारे ब्रुसेल्स में, यानी कि वो जो कैपिटल सिटी है ना बेल्जियम की, वहाँ पे ये फोटो है, इसकी देख सकते हो। अब चलते हैं गाइस हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उससे पहले आप ये समझो कि हमने इस चैप्टर के थ्रू समझा क्या। ये दो केस बेल्जियम और हमने श्रीलंका के थ्रू हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि जो बेल्जियम के लीडर्स थे, ये आप देखो, द बेल्जियम लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन। उन्होंने ये कहा अगर हमें शांति चाहिए, अगर हमें देश में यूनिटी का माहौल रखना है कि लोगों के आपस में ना नफरत ना पैदा हो, लोगों के मन में एक कम्युनिटी है, फ्रेंच बोलने और डच बोलने वाले लोग आपस में नफरत ना करें, तो वो तब होगा जब हम एक दूसरे की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करेंगे, दोनों ही कम्युनिटीज़, और सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे। यही काम जो है हमारा श्रीलंका में नहीं हुआ था। वहाँ पे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी उन्होंने अपनी डोमिनेंस फोर्स करी। सिन्हाला ने क्या कहा? हमारी लैंग्वेज क्या है? हमारी लैंग्वेज ऑफिशियल है। उन्होंने कहा बुद्धिज़्म को हम प्रोटेक्ट करेंगे। उन्होंने जॉब देने में फेवर करा सिन्हाला स्पीकिंग को। इसलिए वहाँ पे जो वहाँ की कम्युनिटीज़ थे उनके मन के अंदर नफरत पैदा हुई, परेशानियाँ पैदा हुई, और उसके एज अ रिजल्ट सिविल वॉर हुआ, जो बेल्जियम में नहीं हुआ। तो अगर किसी ऐसे देश में, जैसे हमारे यहाँ पे भी कितनी सारी अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, इतने सारे कल्चर हैं, तो अगर किसी देश में ऐसा होता है तो सबसे बेस्ट चीज़ क्या है? इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले और सबके राइट्स का ध्यान रखा जाए, तो ऐसी सिचुएशन नहीं होगी। ठीक है, तो चलो आगे मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अब हमें ये समझना है कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। हम समझ गए हैं पावर शेयरिंग क्यों है, बट उसके हम प्रॉपर तरीके से दो रीजन समझेंगे अब क्यों पावर शेयरिंग को हम डिजायरेबल कहते हैं। पहला होता है एक प्रूडेंशियल रीजन एंड दूसरा है एक मॉरल रीजन, जिसकी वजह से हम पावर शेयरिंग को डिजायरेबल कह रहे हैं। तो मुझे भी सिंपल दीदी पावर शेयरिंग डिजायरेबल इसलिए क्योंकि अभी हमने श्रीलंका का केस देखा, जब श्रीलंका में अच्छे तरीके से पावर शेयर नहीं हुई तो क्या हुआ? वहाँ पे सिविल वॉर हो गया। इसलिए हमारे को जो है सभी लोगों को इक्वल तरीके से डील करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, पावर डिवाइड होनी चाहिए अच्छे तरीके से, जैसे बेल्जियम में था। तभी तो वहाँ पे सिविल वॉर नहीं हुआ, वहाँ पे लोग आराम से रहने शुरू कर दिए। तो वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल की अब हम बस दो रीज़न पढ़ेंगे और फिर हमें समझ में आ जाएगा। तो पावर शेयरिंग करना गाइस डिजायरेबल दो रीजंस की वजह से होता है। पहले रीजंस को भी हमने एक नाम दे दिया है, अभी बताती हूँ, और दूसरे रीजंस को भी। ठीक है, ये दोनों रीजंस आपको लर्न करने हैं और आपकी एग्जाम पे इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पहला रीज़न क्या है पावर शेयरिंग करने का? वो होता है प्रूडेंशियल रीजंस। ठीक है, प्रूडेंशियल रीजंस। और दूसरे होते हैं मॉरल रीज़न। पावर शेयरिंग को जो है करने के लिए क्यों करनी चाहिए हमें पावर शेयरिंग, उसके दो रीजंस है। पहले प्रूडेंशियल रीजंस होते हैं और दूसरे मॉरल रीजन। अब प्रूडेंशियल मतलब क्या होता है? प्रूडेंशियल मतलब होता है जो भी काम हम सोच समझ कर करते हैं ना, नेगेटिव और पॉजिटिव आउटकम्स को डिटरमाइन करने के बाद करते हैं, उन्हें हम प्रूडेंशियल चीज़ें कहते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात ये हुई कि पावर शेयरिंग करना इसलिए सही है क्योंकि पावर शेयरिंग करने से क्या होगा? हमने सोच समझ के डिसीजन लिया है कि पावर शेयरिंग करना सही है। अगर हम पावर शेयरिंग करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट से हम बच सकते हैं, शांति ला सकते हैं। तो प्रोज एंड कॉन्स को डिटरमाइन करके जब हम कोई चीज़ डिसाइड करते हैं तो वो प्रूडेंशियल में आता है। और मॉरल में क्या आता है? वो जो मन से हमारी कोई बात चलती है ना, जो जिस चीज़ में हम बिलीव करते हैं, वो होता है मॉरल। तो सबसे पहले समझते हैं पावर शेयरिंग करने के प्रूडेंशियल रीजन। एग्जाम में या बुक में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये प्रूडेंशियल मतलब क्या होता है, प्रूडेंशियल रीजन क्या हुआ पावर शेयरिंग करने के? मतलब कि वो रीजंस बताओ पावर शेयरिंग करने के जिनको पढ़ के हमें लगे हाँ समझदारी वाली बात है, करनी चाहिए हमें पावर शेयरिंग। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पावर शेयरिंग के प्रूडेंशियल रीजंस। ठीक है, तो चलो ये रहे गाइस पावर शेयरिंग के प्रूडेंशियल रीजंस हमारे। डायरेक्ट मैंने एनसीईआरटी की ही लाइंस लिखी है सो दैट जब आप एनसीईआरटी से पढ़ो तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, दो डिफरेंट रीजंस हैं हमारे पावर शेयरिंग करने के। पहला प्रूडेंशियल, दूसरा हमारा मॉरल। तो प्रूडेंशियल वाले में क्या हुआ? पावर शेयरिंग करना गुड है क्योंकि पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर देता है पावर शेयरिंग करना। तो प्रूडेंशियल रीजन का पहला पार्ट क्या हुआ कि अगर हम पावर शेयरिंग करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं बट पॉसिबिलिटी कम। जैसे बेल्जियम वालों ने करा, उन्होंने हर एक कम्युनिटी को, डच वालों को, फ्रेंच वालों को, सबको रिप्रेजेंटेशन दे दी, सबको राइट्स दे दिए, पावर को शेयर कर दिया, तो कितनी कम पॉसिबिलिटी है वहाँ लड़ाई होने की। समझ गए? दूसरी चीज़ क्या हुई?
Since social conflicts led to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure stability. दूसरी चीज़ क्या हुई, अगर कहीं पे भी सोशल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, दो कम्युनिटीज़ के बीच में अगर कुछ मतभेद हो जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस होती है कि उस कंट्री में लड़ाई हो जाए, ठीक है। अगर उस कंट्री में लड़ाई होगी, वॉर टाइप सिचुएशन होगी, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी। इसलिए अगर हमने पावर शेयरिंग करके हर एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन दिया, उन्हें उनका हक दिया है, तो लड़ाई होने के चांसेस बहुत कम, और अगर लड़ाई होने के चांसेस कम है तो कंट्री में क्या रहेगी, स्टेबिलिटी। तो पावर शेयरिंग करने का दूसरा प्रूडेंशियल रीज़न क्या हुआ, स्टेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। तो सिंपल तरीके से मैं ज़रा अच्छी राइटिंग में लिख बताती हूँ। पहला रीज़न, प्रूडेंशियल का पहला रीज़न क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम। दूसरा क्या हुआ प्रूडेंशियल रीजन की स्टेबिलिटी इंश्योर करता है पावर शेयरिंग। जब सारी कम्युनिटीज आपस में खुश है, लड़ेंगे ही नहीं तो स्टेबल रहेगा सब कुछ। थर्ड क्या हुआ, इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर द माइनॉरिटी। ये जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, अगर ये माइनॉरिटी पे अपनी विल इम्पोज कर रही है, अपना दबा चला रही है, समझ गए, मेजॉरिटेरिज्म करे, तो ये चीज़ थोड़े समय तक चल सकती है। अगर ये चीज़ ज़्यादा समय तक क्या होगी तो क्या होगा, माइनॉरिटी कम्युनिटी भी प्रोटेस्ट करेगी और वो सब वायलेंस में बदल सकता है। तो इसीलिए अगर हम पावर शेयरिंग करते हैं, प्रूडेंशियल रीजंस को सोचो, पावर शेयरिंग हुई तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी सब खुश रहेंगे और कंट्री स्टेबल रहेगी। तो ये रीजंस थे प्रूडेंशियल वाले, हमने सोच समझ के रीज़न दिए कि भैया इसलिए करेंगे पावर शेयरिंग, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, स्टेबिलिटी रहेगी, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों खुश रहेगी। मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे अत्याचार नहीं करेगी। टायरनी मतलब क्या होता है, अत्याचार करना। मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे अत्याचार नहीं करेगी, दोनों पे अपने अपने पावर शेयरिंग करके हमने राइट्स दे दिया उनको। दूसरा, अब दूसरे सेट ऑफ रीजंस पढ़ने हैं। पहले रीजंस के 3 रीजन पढ़ लिया ना हमने, वो प्रूडेंशियल वाले थे। अब कौन से हैं हमारे सेकंड सेट ऑफ रीजन, इनको क्या बोला गया, मॉरल रीजन। मॉरल मतलब दिल से जो चीज़ होती है ना, थोड़ी समझ गए, जो मन से हम सोच रहे हैं। मॉरल रीजन क्यों गाइस, ये अगर हम जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, डेमोक्रेसी मतलब कि हम अपने लीडर को इलेक्ट कर रहे हैं, हम सारे सिटीजन्स मिलकर अपने लीडर को इलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और फिर वो लीडर्स हमारे रूल बना रहे हैं। तो क्या जब हम अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं तो सारी पावर एक के पास जाती है क्या? खुद सोचो, आपने वोट डाला, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हमारे पास है, हमारे प्रेसिडेंट हमारे पास हैं, तो क्या सारी पावर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के पास ही होती है? नहीं ना, अलग अलग जगहों में पावर डिवाइडेड होती है, तभी तो काम इतने अच्छे से होता है हमारी कंट्री के अंदर, और सभी कंट्रीज़ के अंदर पावर अच्छे से डिवाइडेड होती है। यही तो है मीनिंग डेमोक्रेसी का, क्या कि बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा हो। ऐसा नहीं है हर एक इंसान पे सारी पावर होगी, वो तो डिक्टेटरशिप में होता था, डिक्टेटर सारी पावर अपने हाथ में ले लेते थे। नहीं, तो डेमोक्रेसी की तो वेरी स्पिरिट है पावर शेयरिंग। स्पिरिट मतलब पता है क्या होता है, यानी कि अगर हम डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग ही नहीं करें तो डेमोक्रेसी तो अधूरी है। इसलिए इसको क्या बोला, मॉरल रीज़न, जिसको मैंने क्या कहा, थोड़ी ये दिल वाली बात हो जाती है। मॉरल रीज़न, जब हम डेमोक्रेसी के बारे में सोचते हैं सभी सिटीजन्स, तो हमारे को यही लगता है हमारे लीडर्स हम खुद चूज़ करेंगे और हमारे लीडर्स जो चूज़ हो जाएंगे वो हमारा भला करेंगे। ऐसा नहीं जैसे हमने श्रीलंका में अभी पढ़ा, जब लीडर्स इलेक्ट हुए तो वहाँ पे क्या हुआ, डोमिनेट करा गया तमिल्स को, तो वहाँ पे उन लोगों को कितना बुरा लगा था। तो डेमोक्रेसी तभी होगी जब पावर शेयर अच्छे से हो रही है। दूसरे रीज़न को हमने क्या कहा, ये होते हैं गाइस मॉरल रीजंस, ठीक है। तो अब हमने प्रूडेंशियल मॉरल रीज़न दोनों समझ लिए हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे, मैंने आपको कहा ना डेमोक्रेसी मतलब ही ये होता है कि पावर शेयरिंग हो रही है। तो अब हम पढ़ेंगे कि एक कंट्री में, एक जगह पे जहाँ पे डेमोक्रेटिक रूल हो रहा है, तो वहाँ पे पावर किस हिसाब से शेयर की जाती है। एंड यू नो, बुक में एनसीईआरटी में पूरा पहले बता रहेगा पैराग्राफ देखिए कि ये ऐसा पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पहले ज़माने में पता है क्या लगता था कि पावर शेयरिंग करना सही चीज़ नहीं है, अगर पावर शेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाएगी। पहले ज़माने में ऐसा सोचा जाता था, तभी मोनार्क्स होते थे, यानी कि राजा लोग होते थे, डिक्टेटर्स होते थे। पहले ज़माने में ये सोचा जाता था कि अगर इस तरीके से पावर को शेयर कर दिया जाएगा इतने सारे सिस्टम्स में, तो कोई भी डिसीजन लेने में बहुत समय लगेगा, और इसलिए मोनार्क्स होते थे और डिक्टेटर्स होते थे। बट धीरे धीरे इस आइडिया में चेंज आया, धीरे धीरे क्या हुआ, डेमोक्रेटिक सिस्टम आया। ये सोच कब बदली, जब डेमोक्रेसी है। तो अगर कोई पूछे कि ये सोच कैसे बदली, पहले तो ये सोचा जाता था कि सिर्फ राजा लोग रहेंगे, डिक्टेटर रहेंगे, जल्दी से लॉस पास हो जाएंगे, क्योंकि एक जने ने तब वहाँ डिसीजन लेना था। अब डेमोक्रेसी में इतने सारे लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं। तो ये सोच कब बदली, जब डेमोक्रेसी आती है। तो अब फाइनली देखते हैं किस तरीके से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर को शेयर करा जाता है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर कैसे शेयर होती है, सबसे पहले होती है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में, अभी सारा डिटेल में समझाती हूँ। दूसरी होती है अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में। तीसरी होती है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। एंड फोर्थ में होती है बाय द वे ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स के बीच में। तो लेट अस सी नाउ। ओके, तो अब हमें पढ़ना है फर्स्ट
पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। और जब भी डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग होती है तो गाइस उसको कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। क्यों होती है हॉरिजॉन्टल? क्योंकि इसमें जो हमारे तीनों ऑर्गन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से पावर किसी की कम है, नहीं, तीनों इक्वल होते हैं। कैसे? पहले पढ़ते हैं कौन से तीन ऑर्गन होते हैं इसमें। तो पहला ऑर्गन होता है हमारा लेजिस्लेटिव, यानी कि वो बॉडी जो हमारे लिए लॉज बनाती है। जैसे हमारी कंट्री में कौन आते हैं इसमें? हमारे पार्लियामेंट में जो हमारे एमएलएज एमपीज होते हैं जो हमारे लिए लॉज बनाते हैं। सेकंड होता है इसका एग्जीक्यूटिव, जो हमारे लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं, जिसमें हमारे सारे सिविल सर्वेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, आईएएस ऑफिसर्स एंड ऑल दैट। थर्ड होता है गाइस हमारा जुडिशरी, जिसमें आप समझ सकते हो जजेस, लॉयर्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये आ जाता है हमारे जुडिशरी में। जुडिशरी का क्या काम होता है कि अगर सिटीजन्स को कोई प्रॉब्लम है तो जुडिशरी वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, और साथ ही के साथ अगर इन दोनों में यानी कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में भी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, कोई इशू हो जाए, तो उसको भी जुडिशरी सॉल्व करती है। ये कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल या फिर आपका ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखो सबका अपना अपना काम है और सब अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं और सब एक दूसरे पे चेक रखते हैं। चेक यानी कि इस सिस्टम को चेक एंड बैलेंस का सिस्टम भी बोला जाता है। अगर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे तो जुडिशरी की उन पे नज़र है, लेजिस्लेटिव अगर अच्छे से काम नहीं करेगा तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की उन पे नज़र है। इस सिस्टम को बोला जाता है ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। अगर दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो जुडिशरी उसे सॉल्व भी करती है। यहाँ पे सभी के पास इक्वल पावर है। लेजिस्लेटिव लॉज बनाएगा, उसके बाद उन लॉज को एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करेगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो जुडिशरी उसे सॉल्व करेगा। कितने स्मूथ तरीके से, इस तरीके से हमारा सिस्टम चलता है, इसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल। सबके पास इक्वल नंबर ऑफ पावर होती है। इसमें ऐसा नहीं है किसी के पास बहुत ज़्यादा पावर है, किसी पे कम है। इसे चेक एंड बैलेंसेस भी बोल जाता है। और ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्यों बोलते हैं? सिंपल, आप गाइस अपनी ह्यूमन बॉडी से इसको समझो। आपकी आइज का अलग काम है करने का, ठीक है, आपके नोज़ का अलग काम है, आप ब्रीथ इन कर रहे हो अपनी नोज़ से, वैसे ही हमारे ईयर्स का सुनने का काम है। ये क्या है? हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स है, ठीक है। वैसे ही हमारे हार्ट का अलग काम है, हमारी लंग्स का अलग काम है, हमारी किडनी का अलग काम है। तो क्या ऐसा होता है कि किसी का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? नहीं, सब हमारे लिए इक्वली ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी की सही से फंक्शनिंग करने के लिए। वैसे ही एक गवर्नमेंट के अंदर, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों का ही अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल है पूरे के पूरे कंट्री की अच्छी फंक्शनिंग के अंदर। तो सबसे पहले पावर को कैसे शेयर करा जाता है कंट्री में? लेजिस्लेटिव को लॉज बनाने की ड्यूटी दे दी जाती है, एग्जीक्यूटिव को उन लॉज को एग्जीक्यूट करने की, और जुडिशरी को कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आए, किसी लॉ से रिलेटेड आए, किसी ऑर्गन्स के बीच में आ जाए, उस सबको सॉल्व करने की ड्यूटी हुई जुडिशरी की। तो ये होता है हमारा पहला पावर शेयरिंग का सिस्टम, जो होता है अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। इस सिस्टम को चेक्स एंड बैलेंसेस का भी बोला जाता है, जो मैं आपको बता चुकूँ, ठीक है। चलो अगले लेवल पे चलते हैं हम, यानी कि अगले पावर शेयरिंग के डिवीजन पे। इसको कहते हैं पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और इसको वर्टिकल पावर शेयरिंग भी कहा जाता है। वर्टिकल क्यों कहा जाता है गाइस? देखो, क्योंकि इसमें ऐसे डिफरेंट लेवल होते हैं। जैसे हम गेम्स खेलते हैं ना, तो लेवल 1 थोड़ी इजी होती है, लेवल 2 हार्ड होती है, लेवल 3 और हार्ड हो जाती है। वैसे ही ये लेवल्स होते हैं। यहाँ पे जो सबसे ऊपर होती है हमारी, उस गवर्नमेंट पे सबसे ज़्यादा पावर, फिर जो सेकंड नंबर होती है उस पर थोड़ी कम पावर, एंड कई जगहों पे थर्ड गवर्नमेंट भी होती है जिसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, उस पर थोड़ी और कम पावर्स होती है। तो ये होता है गाइस हमारा वर्टिकल डिवीजन। दूसरा पावर शेयरिंग कैसे होती है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में? क्या होता है, जैसे आपने बेल्जियम में देखा, बेल्जियम में क्या हुआ, पहले बनी एक सेंटर गवर्नमेंट, उस पर बनी एक स्टेट गवर्नमेंट, और फिर कौन सी बनी, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। ऐसे ही हमारी कंट्री में क्या है, हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। जैसे हमारी पूरे के पूरे कंट्री की गवर्नमेंट है ना, मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं अभी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। फिर सभी आपकी जितनी भी स्टेट्स है, जैसे इफ़ यू लिव इन यूपी, आपकी अपनी गवर्नमेंट होगी, यूपी की स्टेट गवर्नमेंट, और उनके चीफ मिनिस्टर होंगे। पंजाब में रहते हो आप, आपकी अपनी गवर्नमेंट होगी पंजाब की, और उनके चीफ मिनिस्टर होंगे। और हमारी कंट्री में देयर इज़ अनदर लेवल, जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड पार्ट। हमने एक और टाइप में अपनी पावर को शेयर करा है, वो है लोकल गवर्नमेंट। अब हमारी कंट्री में हमारे लीडर्स को समझ में आया कि जो गांव में हो रहा है, जो छोटे छोटे शहरों में हो रहा है, टाउन्स में हो रहा है, उस सब चीज़ों को समझने के लिए हमें पावर को और शेयर करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पे एक और सिस्टम ऑफ में हमने पावर को शेयर करा, जिसको हमने बोला लोकल गवर्नमेंट। यानी कि हमारे गाँव में क्या होती है, पंचायत होती है, क्योंकि जो लोग गाँव में रह रहे हैं, गाँव के ही जो लीडर है, वो गाँव की परेशानियों को ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं जितना कोई शहर में बैठे या बड़े बड़े शहरों में बैठे लीडर्स करेंगे। तो गाँव के लिए अलग पंचायत सिस्टम बना हमारा।
शहरों के लिए म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट्स बने, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना, जो शहरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और शहरों के लिए लॉज बनाएंगे। तो इस तरीके से जो है हमारी डिवीजन ऑफ पावर होता है। तो इस वाले वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम शेयरिंग ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सबसे ऊपर कौन सी हुई, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड नंबर पे क्या हुई, स्टेट गवर्नमेंट। एंड हमारी कंट्री में हमने एक और लेवल पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट करा है, दैट इज द थर्ड लेवल, पंचायत एंड हमारी टाउन्स में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस। और इस चीज़ को एक और चीज़ बोली जाती है, क्या बोला जाता है, इसे फेडरलिज्म भी कहते हैं। अभी जब आपने एक चैप्टर पढ़ोगे तब आप फेडरलिज्म के बारे में पढ़ोगे और उसमें हम पूरा ये समझेंगे कि कैसे एक कंट्री में वर्टिकल डिवीजन वर्क करता है, कैसे यूनियन गवर्नमेंट पे क्या पावर्स होती है, स्टेट गवर्नमेंट पे क्या पावर होती है, और पंचायत राज में हमारी कंट्री में क्या क्या पावर्स उनको दी जाती है। ठीक है, हमें थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, दैट इज पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर को शेयर करना। इसका एग्जाम्पल अभी ऊपर पढ़ के आए हैं बेल्जियम में। भैया बेल्जियम में 3 टाइप के सोशल ग्रुप्स है। सोशल ग्रुप्स मतलब 3 टाइप के समुदाय थे, ठीक है, एक फ्रेंच भाषा बोलने वाले, एक डच भाषा बोलने वाले, एक जर्मन भाषा बोलने वाले। तो तीनों का अलग अलग ग्रुप बना दिया फ्रेंच पूरे के पूरे बेल्जियम के लोगों ने। और क्या करा, तीनों की ही अपनी अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी कि फ्रेंच की अगर एजुकेशन से रिलेटेड, कल्चर या लैंग्वेज से रिलेटेड बात होगी तो ये जो है पूरे के पूरे लॉज बनाएंगे। डच की होगी तो डच वाले, जर्मन की होगी तो जर्मन वाले। ये किस लिए हुई, जिससे कि उनकी कंट्री में क्या रहे, हार्मनी रहे और पीस रहे। तो कभी कभी हमें जो पावर होती है, सत्ता जो होती है देश को चलाने की, उसको सोशल ग्रुप्स में भी डिवाइड करना पड़ता है, जिससे एक कंट्री अच्छे तरीके से वर्क करे, डेमोक्रेसी सही से रहे, शांति और अमन रहे कंट्री में। इसलिए हमें कई बार पावर को सोशल ग्रुप्स में भी डिवाइड करना पड़ता है। जैसे कि हमारे यहाँ कंट्री में हमने कुछ ग्रुप्स के लिए, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर, जिनके लिए हमने रिजर्वेशन सिस्टम अपनाया है। उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हमने रिजर्वेशन अपनाया है। यहाँ आप रीड कर सकते हो, ये देखो, कंट्रीज दे आर अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट वेयर बाय सोशल वीकर सेक्शंस एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेटिव इन लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। कुछ ऐसी कंट्रीज़ होती है जहाँ पे जो सोशली वीकर ग्रुप्स हैं सोसाइटी के, यानी कि वो ग्रुप्स जिनके साथ हिस्ट्री में जो है उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, उन ग्रुप्स को, जैसे हमारे यहाँ पे जो वीकर सेक्शंस के ग्रुप्स हैं, और वुमेन जो हो गई, वुमेन को इतनी सारी जगहों पे कितने समय बाद वुमेन को राइट्स मिले, राइट टू वोट भी वुमेन को, हमने अभी नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा ना, कैसे हमने वहाँ पे देखा कितने समय तक वुमेन को वोटिंग राइट ही नहीं मिल रहे थे। इसी तरीके से गाइस हमारी सोसाइटी के जो वीकर सेक्शंस होते हैं और वुमेन हो गई, उनको सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन देने के लिए भी उनके लिए रिजर्वेशन का सिस्टम अपनाया गया कि भैया अगर हमें इन्हें पावर देनी है तो हम इनके लिए कुछ सीट्स जो हैं रिजर्व करके रख देते हैं, जिससे ये भी पॉलिटिक्स में आ पाए और ये भी पावर को शेयर कर पाए। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पे होती है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी पता है ना, जब भी हमारे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं तो हमारे यहाँ अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बन जाती है, ठीक है। यानी कि एक स्टेट आप मान लो, ठीक है, कोई भी आप एक स्टेट मान लो, यूपी मान लो, यूपी में तो इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है क्योंकि यूपी इतना बड़ा स्टेट है। तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है जहाँ पे रिजर्वेशन कर दी जाती है कि यहाँ से, इस वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी से वीकर सेक्शन से ही रिप्रेजेंटेशन आएगा। जैसे कि कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मार्क कर दी, यहाँ पे जो है इस वाले से रिप्रेजेंटेटिव कौन बनेगा, किसी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का ही बनेगा। इस तरीके से रिजर्वेशन सिस्टम को अपनाया जाता है, जिससे जो वीकर सेक्शन है या फिर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहते हैं कि यहाँ से तो वुमेन कैंडिडेट ही आएंगी, वुमेन रिप्रेजेंटेटिव ही आएंगे, जिससे कि ये वाले जो सोशल ग्रुप हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिल पाए, वो भी पावर शेयर कर पाए, वो भी हमारे जो है कंट्री की पावर की शेयरिंग में एंटर कर पाए। वरना क्या होगा, वरना इन्हें मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए रिजर्वेशन का सिस्टम हमने अपनाया, ठीक है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप। इतने सारे सोशल ग्रुप्स को जगह देने के लिए पॉलिटिक्स में हमने ये रिजर्वेशन करा। वुमेन को जगह देने के लिए, जैसे हमारे यहाँ लोकल लेवल पे वुमेन के लिए 1/3 सीट जो है वो फिक्स होती हैं कि वुमेन ही वहाँ पे आएंगी, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन क्यों करा गया, जिससे कि जो वीकर सेक्शन है, जो अधिक इतने सारे हमारे जो सोशल ग्रुप्स हैं, उनको भी जगह मिल पाए। दिस मेथड इज़ यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटी अ फेयर शेयर। कई बार माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए भी रिजर्वेशन कर दी जाती है। तो यही चीज़ हम आगे आने वाले चैप्टर्स में भी गाइस पढ़ने वाले हैं। तो अब हम फाइनली 3 टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग समझ चुके हैं। पहले हमने पढ़ी डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में, सेकेंड हमने पढ़ी वर्टिकल डिवीजन जिससे डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का देखा, थर्ड अभी मैंने आपको पढ़ाया कि कैसे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में भी पावर को शेयर करा जाता है। जैसे बेल्जियम ने कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिया और
हमारे यहाँ पे हम रिजर्वेशन करते हैं सोशल ग्रुप्स के लिए, जिससे उन्हें भी पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन मिल पाए। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना लास्ट किस तरीके से पावर शेयर होती है इन आर कंट्री, इन आर डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, तो सबसे पहले होता है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। कई बार डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अपनी पावर को शेयर करना पड़ता है बिटवीन प्रेशर ग्रुप्स, एंड तीसरा है मूवमेंट में। तो सबसे पहले समझते हैं गाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में पावर शेयर कैसे होती है। वैसे सिंपली आपने देखा है हमारे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ कैंपेन में पार्टिसिपेट करती है, हमें जो पॉलिटिकल पार्टी अच्छी होती है हम उन्हें वोट डालते हैं और वो सरकार बना लेती है। ठीक है, और सरकार बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को मेजॉरिटी गेन करनी पड़ती है। ठीक है, सरकार बन जाती है। पर देखो कई बार ऐसा होता है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी गेन नहीं कर पाती। आजकल क्या है, हमारे पास ना बहुत सारी चॉइसेस है। पहले इतनी सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होती थी, इतनी सारी जो हमें चॉइसेस दे रही हो। आजकल क्या होता है, देयर आर सो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज़। कभी आपने इलेक्शन के टाइम पे अलग अलग सिंबल्स देखे हैं? यस, देखे होंगे। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, अलग अलग सिंबल्स होते हैं। दीज डेज वी आर हैविंग सो मेनी चॉइसेस, तो वोट बट जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी नहीं गेन कर पाती है। तो फिर सरकार कैसे बनती है? तब पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में पावर को शेयर करती हैं और सरकार बनाती है। अभी आपको इतने अच्छे समझ में नहीं आएगा, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये चीज़ समझाती हूँ। देखो हमारे यहाँ पे अगर इलेक्शन जीतना है तो मेजॉरिटी गेन करनी पड़ेगी। ठीक है, मेजॉरिटी गेन करनी पड़ेगी, मेजॉरिटी फिक्स्ड होती है। तो फॉर एग्जांपल हमने एक छोटा सा एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कैसे जो है जब कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी नहीं जीतती है तो कैसे गवर्नमेंट बनती है। फॉर एग्जांपल मेजॉरिटी के लिए गाइस 6 सीटें ज़रूरी है। ठीक है, मेजॉरिटी के लिए 6 सीट ज़रूरी है। जीतेगा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी? जिसके पास 6 सीट है टोटल में। अब हमारे पास हमने देखा कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे कितनी सीट्स आई। पॉलिटिकल पार्टी ABCDE, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे पास है। लेट अस सी किसके पास कितनी सीट आती है। पॉलिटिकल पार्टी ए के पास कितनी सीट है? 3। ये बहुत एक हाइपोथेटिकल, ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल है जिससे आप मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट समझ पाओ, अलायंस का और कोलिशन गवर्नमेंट का एग्जाम्पल आप समझ पाओ। क्या होती है कोलिशन गवर्नमेंट, क्यों बननी पड़ती है कोलिशन गवर्नमेंट, अलायंसेस क्यों बनाती है पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब आप इस एग्जाम्पल के बाद समझ जाओगे। मेजॉरिटी गेन करने के लिए क्या चाहिए? 6 सीट चाहिए मेजॉरिटी गेन करने के लिए। बट जब हमने यहाँ रिजल्ट देखा तो क्या आपको दिख रहा है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने 6 सीट जीती हो? नहीं, सब ने अलग अलग नंबर जीते हैं। 6 तो किसी ने भी नहीं जीती, सब ने 6 से कम जीते हैं। कई बार ऐसा एक्चुअल में इलेक्शन में भी हो जाता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी नहीं अटेन कर पाती है, मेजॉरिटी नहीं जीत पाती है। तो उस समय में क्या होता है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में हाथ मिला लेती हैं, एक अलायंस बनाती है, यानी कि फ्रेंडशिप करके आपस में अपना एक अलायंस बनाती है। और फिर वो अलायंस जो बनता है, जब वो गवर्नमेंट चलाती है, जब वो सरकार चलाती है, तो उस सरकार को बोला जाता है कोलिशन गवर्नमेंट। जैसे कि आपने अलायंस का नाम सुना होगा NDA, जिसमें BJP है और बहुत सारी और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तब होता है जब अगर कोई सरकार मेजॉरिटी नहीं जीतती तो क्या होता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी नहीं जीतती तो इस तरीके से अलायंस बनते हैं। आपने एक और अलायंस का नाम सुना होगा UPA, जिसमें कांग्रेस है और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो अलायंस गवर्नमेंट इज़ वेरी फेमस दीज डेज। आजकल की मॉडर्न डेमोक्रेसी इसमें क्या हो गया कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपस में हैंडशेक करने पड़ते हैं, अलायंस बनाना पड़ता है और फिर वो अलायंस गवर्नमेंट बनाते हैं। उस गवर्नमेंट को हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देख लो, मेजॉरिटी के लिए 6 सीटें चाहिए, 6 तो कोई जीता नहीं। पॉलिटिकल पार्टी A 3 जीती, पॉलिटिकल पार्टी B 2 जीती, C D E तीनों 1-1 सीट जीती हैं। अब ऐसी सिचुएशन में A ने पूछा B से, क्या हम दोनों अलायंस बनाए? वो कहते हैं हाँ ठीक है बना लेते हैं, सरकार में आएंगे, पावर शेयर करनी है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो पॉलिटिकल पार्टी A और B ने फ्रेंडशिप कर ली। तब भी इनके पास कितनी सीट हुई? 5 सीट हुई, अभी भी 1 सीट चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी C D E इनमें से जो भी इनको सबसे सही लगेगी, इनको लगेगा अच्छा इनके साथ हमारी फ्रेंडशिप अच्छे से हो सकती है, अलायंस अच्छे से चल सकता है, तो वो उनको अपने साथ मर्ज करके मेजॉरिटी गेन करने की कोशिश करेंगी। तो 3 और 2 5 तो इनके पास हो ही गई थी, एक अलायंस हमारे पास बन गया है पॉलिटिकल पार्टी A B का। तो इन्होंने अब C D E में से सोचा और इनको लगा अच्छा E पे भी 1 सीट है, E हमारे साथ में सही रहेगी। ये अपनी आइडियोलॉजीज़ को भी देखते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, सोचते हैं कौन सबसे अच्छे से रहेगा और फिर फाइनली एक अलायंस बनता है। तो पॉलिटिकल पार्टी A और B ने सोचा कि अच्छा हम E को अपने साथ मर्ज कर लेते हैं, E की 1 सीट भी हमारे पास आ जाएगी और मिलकर हम एक सरकार चलाएंगे। तो A B E एक अलायंस बना, किसका? पॉलिटिकल पार्टी A B E का, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी A की 3 सीट, B की 2 सीट और हमारे E की 1 सीट। कितने हो गए? 6।
इनके पास अब कितने हो गए सीट्स, टोटल 6 ही तो चाहिए मेजॉरिटी बनाने के लिए। अब बनती है हमारी कोलिशन गवर्नमेंट। अब एक अलायंस बन गया है पॉलिटिकल पार्टी ABE का। इस अलायंस ने अब क्या करा, मेजॉरिटी गेन कर ली, 6 सीट आ गई इनके पास। अब वो जो गवर्नमेंट बनाएंगी उसे हम कहेंगे कोलिशन गवर्नमेंट। अब समझे कैसे बनती है कोलिशन गवर्नमेंट। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी गेन नहीं कर पाती है, तो वो आपस में अलायंसेस बनाते हैं और वो अलायंस जो है फर्दर रूल करता है कंट्री को, और उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या बोला जाता है, कोलिशन गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि वो आपस में गठबंधन करके आए होते हैं, ठीक है। पहले अलायंस बनते हैं और फिर गठबंधन होता है, फिर कोलिशन की सरकार बनती है। तो आई होप अब आप समझ चुके होंगे कैसे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी पावर शेयर होती है। नेक्स्ट पावर शेयर जो हमने पढ़ा वो किसके बीच में पढ़ा, प्रेशर ग्रुप्स के बीच में। अब ये प्रेशर ग्रुप्स के अलावा भी एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज इंटरेस्ट ग्रुप्स, ठीक है। क्या? इंटरेस्ट ग्रुप्स। अब इंटरेस्ट ग्रुप्स जो होते हैं पर्टिकुलर होते हैं, ठीक है। जैसे किसी ट्रेडर का इंटरेस्ट ग्रुप है, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल वाले जो ट्रेडर है उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया। क्यों? कि जिससे कि वो सरकार पे प्रेशर डाल पाएँ कि उनके लिए अच्छे तरीके से जहाँ पे उनकी कॉटन मिले वहाँ इलेक्ट्रिसिटी अच्छी आए, उन्हें ट्रांसपोर्ट कंडीशन अच्छी मिले, उनको सड़कें अच्छी बनी हुई मिले वहाँ पे। तो इंटरेस्ट ग्रुप उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए, कि उनकी कॉटन ट्रेडर्स हैं, उनके अपने काम के लिए उन्होंने अपने लॉज बनवाने के लिए गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने के लिए। प्रेशर ग्रुप क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सब इकट्ठे होकर गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं अपने लिए फेवरेबल लॉज बनाने के लिए। तो इन प्रेशर ग्रुप में कई बार आते हैं ट्रेडर्स या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं अपने लिए एक अच्छे लॉज बनवाने के लिए कि टैक्स कम देना पड़े उन्हें। इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े अपना ग्रुप बना लेते हैं। फार्मर्स अपना ग्रुप बनाते हैं, जैसे कि फार्मर्स का ग्रुप बन जाए, इंटरेस्ट ग्रुप बन जाए, और फिर फार्मर्स गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल सके कि उन्हें सब्सिडीज़ मिले, सीड्स उन्हें सही दामों पे मिले, ठीक है, उन्हें क्रेडिट फैसिलिटी मिले, उन्हें लोन मिले, ठीक है। इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी अपने ग्रुप्स बना लेते हैं जिससे वो गवर्नमेंट पे जो है प्रेशर डाल पाए कि उन्हें एक अच्छी वर्किंग कंडीशन मिले, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, हमारा प्रेशर ग्रुप्स चलता है। दे ऑल्सो हैव शेयर इन द गवर्नमेंट पावर ईदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट और कमिटीज़ और ब्रिंग इन्फ्लुएंस ऑन डिसीजन मेकिंग पावर। तो ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ना, इंटरेस्ट ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप्स, इनकी गवर्नमेंट पे काफ़ी ज़्यादा ये प्रेशर करके पावर कर पाते हैं, ठीक है। कि इनको अपने लिए लॉज बनाने हो तो ये इकट्ठे, यूनिटी में पावर होती है ना, तो ये इकट्ठे होकर गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल के अपने लिए अच्छे अच्छे लॉज बनवा सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है कि मूवमेंट्स कैसे पावर शेयर करते हैं। मूवमेंट मतलब क्या हुआ गाइस, नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे कि कई बार क्या होता है, अगर कुछ ऐसे लॉज बने होते हैं, कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जाता है जो लोग उससे खुश नहीं है जिससे, तो कई बार लोग इकट्ठे होकर क्या करते हैं, उसके खिलाफ मूवमेंट करते हैं। जैसे कि चिपको मूवमेंट भी बहुत फेमस है, ठीक है। उसमें क्या हुआ था कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स आके एक जगह पे पेड़ काट रहे थे, तो वहाँ पे रहने वाले जो लोग थे उन्होंने आपस में एक चिपको मूवमेंट लॉन्च करा। वो पेड़ों से जाके चिपक गए थे और उन्हें कट करने नहीं दे रहे थे। ऐसे ही नर्मदा बचाओ आंदोलन भी है, जहाँ पे डैम बनने को लेकर लोग इकट्ठे आए, बहुत सारे लोग इकट्ठे आए, और फिर जब इतने सारे लोग इकट्ठे आए, उन्होंने मूवमेंट लॉन्च करा, उन्होंने प्रोटेस्ट करा, तो गवर्नमेंट तक उनकी बात पहुँचती है। तो कई बार पावर शेयरिंग थ्रू मूवमेंट्स भी होता है, ठीक है। तो देयर आर वेरियस एग्जाम्पल, बट एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बस सिंपली आप समझ सकते हो। पहला हमने पढ़ा पॉलिटिकल पार्टीज कैसे पावर शेयर करते हैं। जब एक को भी मेजॉरिटी नहीं मिलती तो आपस में अलायंस बनता है, कंपेनियन बन जाते हैं सारी पॉलिटिकल पार्टी, जिनको लगता है हाँ ठीक है हम सब मिलके जो है मेजॉरिटी गेन कर लेते हैं, और फिर वो अलायंस क्या बनाती है, कोलिशन गवर्नमेंट चलाती है। दूसरा क्या हुआ, हमने पढ़ा कैसे प्रेशर ग्रुप प्रेशर डालते हैं गवर्नमेंट पे अपनी जो है डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए। थर्ड क्या हुआ, थर्ड हुआ हमारा मूवमेंट ग्रुप्स, जो किसी मूवमेंट चलाते हैं किसी एक पर्टिकुलर इशू को लेकर, और फिर वो मूवमेंट जो है बात गवर्नमेंट तक पहुंचती है और गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कि आगे क्या करना है। तरीके से कई पावर शेयर होती है अमंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो विद दिस गाइस हमारा ये पूरा चैप्टर पावर शेयरिंग कंप्लीट हो गया है। अब आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ पावर शेयरिंग 4 तरीकों से कैसे पढ़ी। पहले ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में, दूसरा हमने पढ़ा वर्टिकल डिवीजन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में, तीसरा हमने किस में पढ़ा, सोशल ग्रुप्स में, जिसमें इंडिया में हमने रिजर्वेशन के बारे में पढ़ा। थर्ड पॉलिटिकल पार्टीज करती है, प्रेशर ग्रुप करते हैं और मूवमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो विद दिस ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे अगर आपको एसएसटी के बाकी चैप्टर्स पढ़ने हैं, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, पॉलिटिकल के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएसटी की प्लेलिस्ट गिवन है, आप जाके पढ़ सकते हो। और अगर नोट्स एक्सेस करने हैं तो मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे सभी चैप्टर के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समरीज अपलोड कर दी है, जाके आप चेक कर सकते हो। नहीं यूज़ करते हो इंस्टाग्राम तो इस चैप्टर का पिन कमेंट चेक कर लो, आपको समरी मिल जाएगी। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।